आज हमारे पास विश्लेषण के लिए जो प्रोफाइल है वो कहने को तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, एक रेज्यूमे, लेकिन इसकी कहानी बहुत बड़ी है। ये कुमार अंकित नाम के एक प्रोफेशनल का रेज्यूमे है। और रेज्यूमे सुनकर अक्सर लगता है कि ये तो थोड़ा ड्राई टॉपिक होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन यकीन मानिए जब हम इसकी परतों को खोलेंगे तो एक शानदार करियर की कहानी सामने आएगी। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक गेम की तरह है। इसमें हर कदम, हर मूव बहुत सोचा समझा हुआ लगता है। एग्जैक्टली। तो हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये समझना है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर अपनी कोर स्किल्स का इस्तेमाल करके कैसे आगे बढ़ता है। पहले मैन्युफैक्चरिंग, फिर लॉजिस्टिक्स और अब ईवी टेक की दुनिया में। तो चलिए इस दस्तावेज की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये करियर ग्राफ हमें क्या सिखाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन से, एनआईटी दुर्गापुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक। एक मजबूत शुरुआत। और इसके ठीक बाद पहली नौकरी लगती है हीरो मोटोकॉर्प जैसी बड़ी कंपनी में बतौर असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ जो शब्द सबसे पहले ध्यान खींचते हैं वो है मशीन शॉप, इंजन असेंबली ऑपरेशंस, मतलब बिल्कुल जमीनी स्तर का काम। और मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने करियर की शुरुआत सीधे प्रोडक्शन फ्लोर पे करते हैं ना, तो आप थ्योरी से बाहर निकलकर असली दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं। कागज पर डिजाइन बनाना एक बात है और असल में उस मशीन को चलते हुए देखना बिल्कुल अलग। और यहाँ सिर्फ काम देखा नहीं, बल्कि बड़े बदलाव भी लाए। जैसे BS4 से BSV में ट्रांजिशन को लीड करना कोई छोटा काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो नंबर मुझे सबसे ज्यादा चौंका रहा है वो है प्रोडक्शन को 2700 से 3200 व्हीकल प्रतिदिन तक ले जाना। ये बहुत बड़ा उछाल है। हाँ, ये लगभग 18% का उछाल है। एक इतने बड़े और सेट सिस्टम में ऐसा ऑप्टिमाइजेशन, ये कैसे मुमकिन है? यहाँ पर एक खास टर्म का जिक्र है, TPM जिशु होजन। अच्छा, ये सिर्फ एक फैंसी जापानीज शब्द नहीं है, एक पूरी फिलॉसफी है। एक पूरी फिलॉसफी है। TPM का मतलब है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, और इसका कोर आइडिया ये है कि जो मशीन चला रहा है वही उस मशीन का मालिक है। मतलब खराब होने पर ठीक करो वाली सोच से हटकर। एग्जैक्टली, सोच को बदलकर खराब होने ही मत दो में लाना। और एक विशाल प्रोडक्शन लाइन पर इस कल्चर को लागू करना ही असली लीडरशिप का टेस्ट होता है। मतलब ये सिर्फ मशीनें ठीक करने के बारे में नहीं है, ये लोगों की सोच बदलने के बारे में है। बिल्कुल। और ये बात उनके दूसरे अचीवमेंट्स में भी दिखती है। 150 से ज्यादा सुझाव दिए और उनमें से 40 को लागू भी करवाया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ समस्याओं को पहचानते नहीं, बल्कि उनके समाधान के लिए लगातार कोशिश करते हैं। सही बात है, और कंपनियां इस तरह के लोगों को पहचानती हैं। हाँ, उन्हें मिले अवार्ड्स देखिए, एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस, सेफ्टी चैंपियन। यहाँ तक कि कोविड के मुश्किल समय में CMD ने उन्हें कोविड वॉरियर के तौर पर भी सम्मानित किया। तो ये अवार्ड सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंसान अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से कहीं आगे बढ़कर कंपनी के लिए सोचता है। और एक और जरूरी बात, उन्होंने कैपेक्स और ओपेक्स बजट भी संभाला है। हाँ, मतलब पहले दिन से ही इंजीनियरिंग के साथ साथ बिजनेस की फाइनेंशियल साइड की भी समझ थी। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी बिल्कुल साफ है। एक ब्राइट हार्डवर्किंग इंजीनियर जो एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहा है, अवार्ड्स जीत रहा है, करियर ग्राफ ऊपर जा रहा है। लॉजिकल कदम तो यही होता कि वो उसी कंपनी में और ऊपर जाते, लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, और यही इस प्रोफाइल को खास बनाता है। हीरो मोटोकॉर्प में 4 साल के मजबूत अनुभव के बाद वो एक ऐसी इंडस्ट्री में छलांग लगाते हैं जो बिल्कुल अलग है। डिलीवरी। हाँ, डिलीवरी एक लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी कंपनी, और भूमिका है मैनेजर ऑटोमेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, और यहीं पर हमें एक स्ट्रैटेजिक दिमाग दिखाई देता है। कैसे? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टेबल है, लेकिन लॉजिस्टिक्स टेक उस समय भारत में रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही थी। सही बात है। उन्होंने शायद भविष्य को देखा और अपनी मैकेनिकल और प्रोसेस इंजीनियरिंग स्किल्स को एक नए हाई ग्रोथ सेक्टर में लगाने का फैसला किया। अपनी कोर स्किल्स को एक नए कैनवस पर पेंट करने जैसा। बिल्कुल, लेकिन हाँ, इसमें चैलेंज भी है। जब आप इंडस्ट्री बदलते हैं तो आप अपना नेटवर्क, अपनी एक्सपर्ट वाली पहचान सब पीछे छोड़ देते हैं। तो उन्हें डिलीवरी में खुद को शून्य से साबित करना पड़ा होगा। बिल्कुल, और उन्होंने साबित किया भी। यहाँ जो सबसे बड़ी उपलब्धि लिखी है वो कमाल की है। पूरे भारत में 65 से ज्यादा ऑटोमेशन इक्विपमेंट्स के रखरखाव के लिए शून्य से एक टीम बनाना।
फ्रॉम स्क्रैच। इस फ्रॉम स्क्रैच टीम बनाने का असल में मतलब क्या होता है एक मैनेजर के लिए? इसका मतलब है कि आप सिर्फ मैनेजर नहीं है, आप एक तरह से फाउंडर की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा। आपको सही लोगों को हायर करना है, उन्हें ट्रेन करना है, पूरे देश में काम करने के लिए एसओपीज बनाने हैं, वेंडर्स से नेगोशिएट करना है। मतलब एक पूरा सिस्टम बनाना है जो आपके बिना भी चल सके। बिल्कुल, ये एक मिनी स्टार्टअप चलाने जैसा है। ये सिर्फ ऑपरेशनल काम नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने जैसा है। और इस इकोसिस्टम का नतीजा क्या? क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं? बिल्कुल है, और आंकड़े ही पूरी कहानी कहते हैं। बताइए। उपकरणों का डाउन टाइम 10% कम हुआ और शिपमेंट्स की फर्स्ट टाइम राइट सॉर्टेशन में 15% का सुधार आया। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका सीधा मतलब है पैकेज तेजी से और सही पते पर पहुंच रहे हैं, कंपनी का पैसा बच रहा है और कस्टमर ज्यादा खुश है। ई कॉमर्स की दुनिया में स्पीड और एक्यूरेसी तो सब कुछ है। और यहाँ भी अवार्ड्स का सिलसिला जारी रहा। मास्टर कोलैबोरेटर अवार्ड, ये अवार्ड क्या बताता है? ये बताता है कि वो अकेले काम नहीं करते। लॉजिस्टिक्स एक टीम गेम है। यहाँ 8 से ज्यादा वेंडर्स का जिक्र है। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी टीम के साथ साथ बाहरी पार्टनर्स, सप्लायर्स और दूसरी इंटरनल टीमों के साथ मिलकर काम करना था। अच्छा। कोलैबोरेटर का मतलब है कि वो इन सभी अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक साथ काम करवा सकते हैं। ये स्किल बहुत जरूरी है। तो उन्होंने पहले चीजें बनाना सीखा, फिर उन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की प्रक्रिया को ऑटोमेट करना सीखा। यात्रा में एक साफ पैटर्न दिखता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला कदम उन्हें एक और भी नई इंडस्ट्री में ले जाता है। हाँ, और ये कदम उनके करियर को एक नए लेवल पर ले जाता है। स्ट्रैटेजी। उनका मौजूदा रोल है बैटरी स्मार्ट में एक प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर ईवी बैटरी स्वैपिंग का सेक्टर, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो सबसे पहली चीज ध्यान खींचती है वो है कंपनी के सीईओ से सीधे तौर पर सराहना मिलना। और काम क्या था? नेटवर्क में बेकार पड़े या खोए हुए 6,500 एसेट्स की पहचान और रिकवरी करना। ये कंपनी के कुल एसेट्स का 4.5% है। मुझे तो ये आंकड़ा पढ़कर ही झटका लगा। किसी कंपनी के 4.5% एसेट्स बस खो जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ प्रोग्राम मैनेजमेंट का एक उदाहरण नहीं है। ये एक स्टार्टअप के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है। इतना बड़ा? हाँ, ईवी बैटरी स्वैपिंग जैसे बिजनेस में, जहां हर बैटरी हजारों की होती है, 4.5% एसेट्स का खो जाना एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लीकेज है। ये कंपनी को डुबा सकता है। यहाँ असली स्किल सिर्फ खोई हुई बैटरी ढूंढना नहीं है, बल्कि उस लीकेज को पहचानना है जिसे शायद बाकी लोग अनदेखा कर रहे थे या उसे बिजनेस एज यूजुअल का हिस्सा मान चुके थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली ग्रोथ अक्सर नए ग्राहक लाने में नहीं, बल्कि मौजूदा ऑपरेशन में पैसा बचाने में छिपी होती है। और उन्होंने इस प्रॉब्लम को सिर्फ एक बार के लिए सॉल्व नहीं किया। लिखा है कि उन्होंने इसे ट्रैक करने के लिए मेटाबेस पर एक डैशबोर्ड भी विकसित किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो एक इंजीनियर की तरह सोच रहे हैं। एक इंजीनियर सिर्फ समस्या को ठीक नहीं करता, वो एक ऐसा सिस्टम बनाता है कि वो समस्या दोबारा ना हो। एक परमानेंट सॉल्यूशन। हाँ, ये डैशबोर्ड बनाकर उन्होंने कंपनी को एक ऐसा टूल दे दिया है जिससे वो रियल टाइम में अपने एसेट्स को ट्रैक कर सकती हैं। उन्होंने आग बुझाई नहीं, बल्कि एक फायर अलार्म सिस्टम लगा दिया। वाह! यही एक ऑपरेशनल मैनेजर और एक प्रोग्राम मैनेजर के बीच का फर्क है। और इसी रोल में हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण लाइन मिलती है, राजस्व सृजन की वैकल्पिक धारा के लिए सीनियर लीडरशिप के साथ काम करना। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल की बात हो गई। हाँ, ये उनके करियर का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अब वो सिर्फ प्रक्रियाओं को बेहतर नहीं बना रहे या कॉस्ट नहीं बचा रहे। अब वो कंपनी के भविष्य की रणनीति तय करने वाली टेबल पर बैठे हैं। सही कहा। हम और कैसे पैसे कमा सकते हैं, ये सवाल हर बिजनेस के दिल में होता है, और अब वो इस सवाल का जवाब ढूंढने वाली टीम का हिस्सा है। ये एक इंजीनियर से एक बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट बनने की पूरी यात्रा है। बिल्कुल। तो ये पूरी करियर यात्रा, ये सारे अचीवमेंट्स, इनके पीछे की वजह क्या है? अगर हम स्किल्स और पर्सनालिटी वाले सेक्शन पर नजर डालें तो शायद कुछ जवाब मिले। एक तरफ तो PFMEA और CNC प्रोग्रामिंग जैसी कोर टेक्निकल स्किल्स हैं। ये PFMEA क्या है आसान शब्दों में? एक PFMEA का सीधा सा मतलब है किसी भी प्रोसेस को शुरू करने से पहले ये सोचना कि इसमें क्या क्या गलत हो सकता है। अच्छा। और अगर वो हुआ तो उसका असर क्या होगा। ये एक तरह से प्रोफेशनल पेसिमिज्म है। आप पहले से ही सबसे बुरे के लिए तैयारी करते हैं ताकि वो कभी हो ही ना। एक बड़ी सफलता हासिल करने का विज्ञान है।
अच्छा। ये फिलॉसफी मानती है कि एक बार में 30% सुधार करने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप 30 बार 1% का सुधार करें। तो ये मानसिकता दिखाती है कि वो रोजमर्रा के काम को लगातार बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं। और यही वो धागा है जो उनकी तीनों कंपनियों के काम को एक साथ पिरोता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पे, उनकी रुचियां। सोलो और ग्रुप बाइक ट्रिप, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नॉन फिक्शन पढ़ना, एनिमे और मंगा। और साथ ही हबरमैन और कर्ज़िगेसाक्ट जैसे पॉडकास्ट सुनना। क्या ये सिर्फ हॉबीज हैं या ये भी कहानी का कुछ हिस्सा बताती है? मेरे ख्याल से ये कहानी का बहुत जरूरी हिस्सा है। ये हमें क्यों का जवाब देती हैं। हबरमैन और कर्ज़िगेसाक्ट जैसे चैनल जटिल वैज्ञानिक विषयों को तोड़कर आसान बनाने के लिए जाने जाते हैं। हाँ बिल्कुल। जो इंसान अपने खाली समय में न्यूरोसाइंस और फिजिक्स को समझने की कोशिश कर रहा है, वो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु है। ये सीखने की आदत ही है जो उन्हें एक इंडस्ट्री से दूसरी में जाने की हिम्मत देती है। और बाइक ट्रिप्स का क्या? लंबी बाइक ट्रिप्स, खासकर सोलो ट्रिप्स, आपको प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट और मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहना सिखाती हैं। ये तो है। जब आप सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी अनजान सड़क पर हो और आपकी बाइक खराब हो जाए, तो आपको शांति से प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। बिल्कुल उनके प्रोफेशनल जीवन का ही प्रतिबिंब है। हाँ, ये हॉबीज बताती हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिस्टम को समझना पसंद करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी का सिस्टम हो, यूनिवर्स का, या फिर एक सप्लाई चेन का। तो इस पूरी प्रोफाइल की गहराई में उतरने के बाद हमारे लिए सबसे बड़े टेक अवेज क्या हैं? पहला और सबसे जरूरी है लगातार सीखना और खुद को अपग्रेड करना। दूसरा, अपनी काबिलियत को हमेशा ठोस नतीजों यानी नंबर्स में साबित करना। मैंने सुधार किया कहने के बजाय मैंने डाउन टाइम 10% कम किया कहना ज्यादा प्रभावशाली है। सही बात है। और तीसरा, अपनी कोर स्किल्स को कभी कम मत आंकिए। एक मैकेनिकल इंजीनियर की प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल तीनों इंडस्ट्रीज में काम आई। मुझे जो पैटर्न सबसे साफ दिखा वो है विकास का। पहले उन्होंने सीखा कि चीजों को बनाते कैसे हैं, हीरो मोटोकॉर्प में। फिर उन्होंने सीखा कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की प्रक्रिया को ऑटोमेट कैसे करते हैं, डिलीवरी में। सही। और अब वो सीख रहे हैं कि चीजों के पूरे सिस्टम को आर्थिक रूप से फायदेमंद और टिकाऊ कैसे बनाया जाए, बैटरी स्मार्ट में। ये एक शानदार करियर आर्क है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? इस तरह के अनुभव और स्किल्स के साथ अगला तार्किक कदम क्या हो सकता है? जब कोई व्यक्ति चीजों, प्रक्रियाओं और अब सिस्टम को मैनेज करने में महारत हासिल कर लेता है, तो अगला लेवल क्या है? शायद लोगों को बड़े पैमाने पर मैनेज करना, या शायद एक ऐसा नया सिस्टम बनाना जो एक पूरी इंडस्ट्री को ही बदल दे। ये सोचने वाली बात है कि इस यात्रा का अगला पड़ाव क्या होगा।